फॉरेस्ट्री के लिए आईएफएस में आने के लिए आपको साइंस ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है। अगर आप साइंस ग्रेजुएट नहीं हैं, आप खाली बीए पढ़े हैं या एमए पास किए हैं या बीकॉम एमकॉम है, तो आप इसमें अहल नहीं हैं। तो फॉरेस्ट्री में एक तो स्कोप होता है कि फॉरेस्ट की सारी सर्विसेज, फॉरेस्ट गार्ड से लेकर के और आईएफएस तक आप हर एग्जाम में बैठ सकते हैं। और उसमें ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है तो फॉरेस्ट से रिलेटेड पूछा जाता है बहुत कुछ। आज के दौरान में जो देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है आपका और सब हो रहा है, तो इसमें अगर बच्चे हर साल 2 पेड़ कम से कम अगर हर बच्चा लगाए, और लगाए नहीं खाली कि उसको अडॉप्ट करे। पहले आपने देखा था 200 फीट में पानी निकल आता था, अब जो है आप 500 फीट 800 फीट जाते हैं पानी नहीं निकलता है। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारी गुफ्तगू जारी रखते हैं। इलियास सर, हम ब्रेक से पहले हमने फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है और बैलेंस एनवायरनमेंट में मेंटेन करने के लिए, फिर जो लॉ एंड एनफोर्समेंट है उसके ताल्लुक से हमने बात की। सर, एक बात ये है कि जो वाइल्ड लाइफ के ताल्लुक से जो लॉज है वो कितने सख्त है और कितना इम्पैक्ट करते हैं इंडिविजुअल लाइफ पे, वो बोलिए। वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट लॉ जो है बहुत ही सख्त है। अगर कोई आदमी शिकार करता हुआ पाया जाता है या उसके पास से शिकार बरामद होता है, ये साबित हो जाता है कि उसने शिकार किया है, तो जिस व्हीकल से वो गया है व्हीकल सीज हो जाएगी। उसका जिस गन से या जिस चीज़ से उसने शिकार किया है वो जब्त हो जाएगी। लाइसेंस को ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा, लाइसेंस का हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद उसको 5 से 7 साल तक की सज़ा भी उसको है। तो वाइल्ड लाइफ का जो शिकार जो है बहुत ही टफ कानून उसके लिए है। और हमारा तो लोगों को ये संदेश है कि लोग जो है इससे बचें। वाइल्ड लाइफ बहुत कीमती चीज़ है, बहुत थोड़ी सी बची है वाइल्ड लाइफ, तो जो है उसको प्रिजर्व करें, उसको एंजॉय करें, उसको देखें और जो है उसको शिकार वगैरह का कतई। तो शिकार का जो मज़ा है बहुत मुख्तसर है, बहुत टेम्परेरी है, लेकिन उसकी जो सज़ा है वो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी है। ये जो सिविल सर्विसेज है बहुत ज्वेल इन द क्राउन माना जाता है। इसके अंदर जो आईएफएस की सर्विसेज है, इसका जो ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। देखिए, बाकी सिविल सर्विसेज जो होती हैं उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है ओनली ग्रेजुएट, किसी चीज़ में ग्रेजुएट हो, चाहे आप आर्ट्स में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे आप बीटेक हो, चाहे आप बीएससी हो, ओनली ग्रेजुएट। फॉरेस्ट्री के लिए आईएफएस में आने के लिए आपको साइंस ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है। ये कंडीशन होती है। अगर आप साइंस ग्रेजुएट नहीं हैं, आप खाली बीए पढ़े हैं या एमए पास किए हैं या बीकॉम एमकॉम है, तो आप इसमें अहल नहीं हैं, क्योंकि इसमें साइंटिफिक नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है। जो हम लोगों को जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होना आदमी में, तो जो हम लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है वहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट एकेडमी में, तो वहाँ के ऊपर भी 30-32 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं हम लोगों को हैं। वहाँ के ऊपर साइंस के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, पूरा बॉटनी, जूलॉजी और इनकी जो जंगली जानवरों की बीमारियाँ होती हैं, पेड़ों की जो बीमारियाँ होती हैं, इसके बारे में पूरा स्टडी कराई जाती है। फॉरेस्ट सर्वे कराया जाता है हम लोगों से। तो अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है, साइंस नहीं आती है, जूलॉजी बॉटनी नहीं आती है, तो उसे मुश्किल होता है। तो बीएससी फॉरेस्ट्री जो है अगर आप किए हैं तब भी आप जो है यू आर इंटाइटल्ड टू अपीयर इन द सिविल सर्विसेज फॉर द आईएफएस। जी, ये सर, अगर हम करियर को देखें, करियर पाथ को देखें, एक बच्चा जो है बीएससी फॉरेस्ट्री लेता है, उसके बाद फिर वो मास्टर्स करेगा, उसके बाद जब जॉब शुरू होती है तो किस तरीके से वो डेवलप होता है, कैसा प्रोग्रेस होता है उनका? देखिए, जितना किसी भी साइंस सब्जेक्ट में अगर आप बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, जितना आपको जॉब की श्योरिटी है उससे ज़्यादा श्योरिटी आपको फॉरेस्ट्री में है। क्योंकि फॉरेस्ट्री स्ट्रीम में अभी बहुत कम लोग हैं। बाकी आप मैथमेटिक्स देखिए, जूलॉजी देखिए, बॉटनी देखिए, इसमें आपको बहुत से लोग बीएससी एमएससी मिल जाएंगे। फॉरेस्ट्री में बहुत कम मिलेंगे। तो फॉरेस्ट्री में एक तो स्कोप होता है कि फॉरेस्ट की सारी सर्विसेज, फॉरेस्ट गार्ड से लेकर के और आईएफएस तक आप हर एग्जाम में बैठ सकते हैं। और उसमें ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है तो फॉरेस्ट से रिलेटेड पूछा जाता है बहुत कुछ। तो अगर आपको बीएससी फॉरेस्ट्री आपने कर लिया, एमएससी फॉरेस्ट्री कर लिया, तो आपको बहुत चांस है कि आप किसी न किसी पोस्ट के ऊपर गवर्नमेंट जॉब में आ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के अलावा अब जो है जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, सबको जो कहा जा रहा है कि आप पोल्यूशन फ्री बनिए, आप पोल्यूशन अपना घटाइए। तो हर जगह के ऊपर लोगों ने ये फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जिनको नॉलेज है, जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं, उन लोगों को अप्लाई करते हैं। जितनी बड़ी फैक्ट्रियाँ मिलेंगी आपको। उसके बाद वाटर पोल्यूशन आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वाटर पोल्यूशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं। उसमें जो साइंटिस्ट वगैरह लिए जाते हैं वो फॉरेस्ट इन्वायरमेंट साइड के। तो अगर आपको फॉरेस्ट इन्वायरमेंट के बारे में आपका
नॉलेज है आपको जो है, उसमें आप जा सकते हैं। ओके। एनजीओज आप बना करके जो है आप फॉरेस्ट सर्वे कर सकते हैं, फॉरेस्ट का स्टडी कर सकते हैं आप जो हैं। आप जो है सैटेलाइट के ज़रिए और इसके ज़रिए आप पूरी स्टडी कर सकते हैं, आप थीसिस तैयार कर सकते हैं। जी जी। तो बहुत वाइड स्कोप है। वाइड स्कोप है। सर आपने पीएचडी की है मैथमेटिक्स में, अल्हम्दुलिल्लाह आपने गोल्ड मेडलिस्ट भी है आप। सर ये जो आपकी नॉलेज थी मैथमेटिक्स में, जो नॉलेज है वो आपको लाइफ साइंसेस से हटके होने के बावजूद भी आपकी फॉरेस्ट्री की सर्विस में आपको कितना हेल्प करी है? देखिए मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है आपको बहुत काम देता है जी। जबकि हम लोग लाइफ साइंस में नहीं थे, हमने जूलॉजी बॉटनी नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो जूलॉजी बॉटनी जो है वो हमको फॉरेस्ट एकेडमी में पढ़ाई गई और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह हुई, सब हुई जी। तो अगर मैथमेटिकल आपका एप्टीट्यूड है, साइंटिफिक टेम्परामेंट आपका है, तो वो आपको फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, क्योंकि देखिए आईएफएस में आने के बाद आपको मेनली जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होता है आपका है जी। मेन जो काम होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है। ओके। तो उसमें जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट और मैथमेटिकल टेम्परामेंट होने का आपको बड़ा फायदा मिलता है। ओके। उसको आपको सोचने में, उसको एनालिसिस करने में, किसी चीज़ को जो है जी। वो आपको बहुत फायदेमंद होता है और उसका काफ़ी हमको फ़ायदा हुआ, काफ़ी जगह के ऊपर जो हमने फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया। अब जैसे हम जब हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स थे आंध्रा में, तो हम लोगों ने बहुत जगह पे जब हम लोग फॉरेस्टिंग करवाते थे, पेड़ लगवाते थे बरसात के सीज़न में, तो अभी था कि जो बहुत दूर दराज इलाके हैं तो वहाँ पे इंस्पेक्शन मुश्किल होता था। वो खाली फॉरेस्ट गार्ड के रिपोर्ट के ऊपर हम लोग बिलीव कर लेते थे कि हाँ इतने पेड़ लगा दिए, इतने हेक्टेयर प्लांटेशन कर दिया। उसको इंस्पेक्शन करना ना हमारी पॉसिबल था, ना इवन डीएफओ के लिए एक शार्ट टाइम में पूरा इंस्पेक्शन करना। तो हम लोगों ने ड्रोन से उसका बाकायदा जो है एप्लीकेशन बनाई, ड्रोन से उसका सर्वे कराया, ड्रोन से उसका बाकायदा डिज़ाइन बना करके उसको सर्वे किया, कहाँ कहाँ के ऊपर कितने पेड़ लगाए गए और कैसा उनका डेवलपमेंट हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। सर जब हम बचपन में थे तो ख़ुद हैदराबाद में जो है ज़ू एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था और बहुत एक्टिव वाइल्ड लाइफ वहाँ पे रहा करती थी। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि बच्चों को ये बताया जा रहा कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, डिस्कवरी चैनल है, इसके ऊपर आप देख लो तो आपको बेहतर वाइल्ड लाइफ दिखेगी बनिस्बत जो है आप फिज़िकली जाकर देखेंगे। तो ये बच्चों के लिए और जो पेरेंट्स है और जो टीचर्स है, स्कूल के लिए आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी फॉरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना और कौन से एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं? देखिए सबसे बड़ा ये देखिए जो आपने नेशनल ज्योग्राफिक बताया, तो वो नॉलेज बढ़ाने के लिए तो बहुत अच्छा है। आपको क्लोजअप मिल जाते हैं, आपको उनका बिहेवियर जानवर का कैसा है क्या है वो आपको नेशनल ज्योग्राफिक के चैनल में जो मूवी आती हैं सब आती है उसमें मिल जाएगा। लेकिन नेचुरल वे में देखने का, जो आप जू में जाते हैं वहाँ पे देखते हैं, हम जाके सफारी टाइगर सफारी में जाते हैं, आप देखते हैं, उसका मतलब अलग होता है, उसका अट्रैक्शन अलग होता है। नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को हमारी ये राय होगी कि आज के दौरान में जो देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है आपका और सब हो रहा है, तो इसमें अगर बच्चे हर साल 2 पेड़ कम से कम अगर हर बच्चा लगाए और लगाए नहीं खाली कि उसको अडॉप्ट करे, कि हम जब तक ये बड़ा नहीं हो जाएगा इसको हम देखते रहेंगे, देखभाल करते रहेंगे और देखेंगे कि ये बढ़े और गिरे ना। अगर हर बच्चा 2-2 पेड़ को अडॉप्ट कर ले तो हमारे ख्याल से ये प्रॉब्लम जो है पोल्यूशन की और जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। और खाली बच्चे नहीं, इवन हमारी तो ख्वाहिश रहेगी वालिदैन से भी कि घर में अगर 5 अफराद हैं, मान लिया पाँचों अगर 2-2 पेड़ कहीं के ऊपर, अगर आपकी ज़मीन है कहीं के ऊपर, अपना खेत है आपका, घर में अगर आपकी जगह है वहाँ लगा लीजिए पेड़। वहाँ अगर नहीं है तो आप जो रोड के किनारे हम लोग पेड़ लगाते हैं, जंगल में हम लोग पेड़ लगाते हैं, वहाँ पे आप जो है 2-2 पेड़ आप अडॉप्ट कर दीजिए उसको देखिए। गर्मियों में शुरू में 2 साल 4 साल जरा पानी आनी डालने की जरूरत होती है, वो भी गर्मी की सीजन में, वरना वो भी ज़रूरत नहीं होती है, खुद ब खुद नेचर उसको केयर कर लेती है उसकी है। तो अगर हर आदमी 2-2 पेड़ अगर पाल ले तो हमारे ख्याल से कि यहाँ की सारी प्रॉब्लम जो है बहुत हद तक दूर हो जाएगी। इलियास सर एक आखिरी सवाल, ये बात कही जाती है कि ज्योग्राफी जो है इट डिटरमाइंस द पॉलिसी, इट डिटरमाइंस द पॉलिटिक्स ऑफ अ कंट्री, ऑफ मेनी कंट्रीज ऑल टुगेदर। ये स्टेटमेंट का कितना इम्पोर्टेंस है अगर आप फॉरेस्ट के नज़र से देखेंगे तो? देखिए हम तो यहाँ आपकी बात को और बढ़ाएंगे कि ज्योग्राफी और ये जो है दिस डिटरमिन द फेथ ऑफ द कंट्री, क्योंकि अगर आपका उसमें मुल्क में आपको खुशहाली लाना है, बीमारियां कम रखना है, आपका मेडिकल के ऊपर बजट आप चाहते हैं कि कम से कम खर्च हो हमारा, लोगों की देखभाल भी हो और पैसा भी कम खर्च हो हमारा, उसके लिए सबसे आसान जरिया जो है पेड़ लगाना।
इन्वायरमेंट को बचाना और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली पैदा करना। अगर आप हरियाली पैदा कर दीजिए, सैकड़ों बीमारियां आपकी पनपेंगी नहीं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को इतना करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है, सब करना पड़ता है, सैकड़ों बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप देखते होंगे कुछ मॉडल विलेजेस आप पढ़ते होंगे कभी कि वहाँ के ऊपर बहुत हरियाली है, सब है, वहाँ देखिए वहाँ बीमार पड़ने वालों को रेशियो कितना है, जो बीमारियाँ फैलती कितनी फैलती हैं, बहुत कम होती वहाँ के ऊपर। तो अगर जो पैसा जो हम लोग मेडिकल साइंस में खर्च कर रहे हैं, मेडिकल के उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, अगर उसका एक 5-10% पैसा हम लोग फॉरेस्ट के ऊपर खर्च करें और फॉरेस्ट को बढ़ाएं, तो वो आपका पैसा जो है ऑटोमेटिक आपका रिड्यूस होता जाएगा। जब बीमारियां नहीं होंगी तो आपको मेडिकल के ऊपर ज़्यादा सब्सिडी देने की, ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक। उसके बाद ग्राउंड वाटर आपका ऊपर आ जाएगा। तो आपको जो बोरिंग के लिए, इसके लिए लोगों को परेशानी हो रही है, पहले आपने देखा था 200 फीट में पानी निकल आता था, अब जो है आप 500 फीट 800 फीट जाते हैं, पानी नहीं निकलता है। ये सब जो है क्योंकि वाटर जो है परकुलेट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से सब हो रहा है ये। तो अगर पेड़ लगाएंगे, सब करेंगे, तो आपको परकुलेशन बढ़ेगा, वाटर टेबल ऊपर आएगी, पानी आपको साफ मिलेगा जो है पीने के लिए। तो और आपको मालूम होगा कि 80% बीमारियां होती हैं वाटर बोर्न होती हैं। अगर साफ और शफाफ पानी आपको मिल जाए तो आपकी 80% बीमारियां वहीं पर खत्म हो जाती हैं। तो प्रिवेंशन इज लेस एक्सपेंसिव देन द क्योर। सर, आईएफएस के बारे में आपने कुछ झलकियाँ सुनाई हैं, थोड़ा आप बताइए ना कि अ डे इन आईएफएस लाइफ कैसा रहता है, उसका सिलेक्शन में कितने सीट्स उमूमन तौर पे सालाना निकलते? देखिए, हम लोगों के टाइम में तो बैचेस बड़े थे तो 130-140 सीटें थी हम लोग के टाइम पूरी इंडिया में। और करीब 2 लाख 3 लाख लोग बैठते थे, उसमें से 130-140 फाइनली सिलेक्ट होते थे। अब आजकल सीटें और कम हो गई हैं, तो अब तो 30 सीटें, 40 सीटें, 50 सीटें, 17 सीटें वो हर साल कैडर मैनेजमेंट के हिसाब से होती कि कितनी खाली हो रही हैं पूरे इंडिया में, तो उतने लोगों का सिलेक्शन होता है। लेकिन मेन चीज़ होती है, अगर आप मेहनत करते हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, आपको 150 सीट की जरूरत नहीं है। एक सीट अगर निकलती है, आप मेहनत करें, सहल हैं, तो यू विल गेट दैट सीट। आपको सहल बनाना है। जिम्मेदारियां जहाँ तक है, आईएफएस में देखिएगा, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में डिफरेंस क्या होता है। आईएएस वालों को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, जुडिशियल पावर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, पुलिस वालों के पास पुलिस पावर होता है, फॉरेस्ट के पास पुलिस और जुडिशियल पावर दोनों होते हैं। तो आईएफएस ऑफिसर जो है, इवन सब डीएफओ रैंक, ही कैन इशू द वारंट, ही कैन इशू द समन, वो आपके अरेस्ट का उसके पास होता है। और उसके पास दिया हुआ स्टेटमेंट जो होता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास दिए गए स्टेटमेंट के बराबर होता है। वो चीज़ पुलिस के पास नहीं होती। पुलिस के पास अगर आप कोई भी स्टेटमेंट देंगे तो वो कोर्ट में वो नहीं होता, स्टैंड नहीं करता है, वैलिड नहीं होता जब तक आप मजिस्ट्रेट के पास ना दें। लेकिन आईएफएस ऑफिसर के पास अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया, वो कोर्ट में सही ठहरा जाता है, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर मिला होता है फ्रॉम सब डीएफओ लेवल। और दूसरा, हम लोग को ड्यूटीज में जो होता है, ड्यूटीज बहुत वाइड होती हैं। सबसे बड़ा होता है प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। उसके बाद अपग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में जो कमी होती जा रही है, उसका डेंसिटी कम होती जा रही है, उसको पेड़ लगाना, उसमें उसको बढ़ाना। जो ज़मीन खाली हो गई बिल्कुल है, उसको दोबारा पेड़ लगा करके दोबारा उसको रिकूप करना। उसके बाद अगर कहीं पे, अब तो फिलिंग वगैरह खत्म हो गई है, पहले कूप चलते थे, उसमें से टिम्बर के कूप चलते थे, लकड़ी काटी जाती जंगल, वो तो खत्म हो गया उसका जो है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब गर्मी के ज़माने में आजकल आप देखते होंगे कि वाटर रिसोर्सेज खुश्क हो जाते हैं जंगल में, जानवर जो है पानी के लिए प्यासा घूमता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ के ऊपर सॉसर पिट बनाते हैं जगह जगह के जंगल में। हमारे फॉरेस्टरों को मालूम होता है कि साहब यहाँ के ऊपर बनाना चाहिए, तो वहाँ लोग सर्वे करके वहाँ फॉरेस्ट पिट बनाते हैं। उसमें पानी पहले टैंकरों से भरते थे जा करके, अब जो है सोलर पावर पंप ने लगा दिए हैं, वो दिन भर चलता रहता है, वो पिट जो है भरते रहते हैं, ताकि सुबह के टाइम, शाम के टाइम जानवर आते हैं, आके पानी पीते हैं, वरना जानवर जो है प्यास से मर जाते हैं गर्मियों में। तो गर्मियों में चिड़ियों को और इनको सबको, खासकर जंगली बड़े जानवरों को प्यास बुझाने के लिए इनको पूरा हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। फॉरेस्ट फायर वगैरह अगर लगती है तो उसी टाइम पर उसको बुझाना। आपने अगर 3 साल 4 साल पहले सुना होगा, तमिलनाडु में एक किसी पहाड़ी के ऊपर जंगल में कुछ बच्चे चले गए थे, स्टूडेंट थे, घूमने गए थे ऊपर, और आग लग गई। उसमें फिर उनको हेलीकॉप्टर से बचाया गया उनको, तब जान बच पाई। 5 या 6 बच्चे थे हमारे ख्याल से। यही हालत जानवरों की होती है। आपने कभी अगर देखा हो कहीं के ऊपर किसी पहाड़ी पे अगर आग लगते हुए कहीं अगर बाहर चले जाइए गर्मी ज़माने में,
वो रिंग टाइप का बनता है उसमें जी। वो आग एक जगह पे लगी, वो पूरा रिंग के साइड में पूरा चारों तरफ से घेर लेती है। फिर जैसे हवा चलती है वो ऊपर की तरफ आग बढ़ती जाती है, नीचे नहीं आती ज्यादा, ओके। ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती जी। है। तो अगर यहाँ के ये पहाड़ी आपकी है, यहाँ पे अगर आग लग जी। गई तो यहाँ तक जो जानवर है सब चन्न हो जाएगा अगर आपने आग नहीं बुझाई। तो वो शुरू तो भागता जाएगा, ऊपर भागता जाएगा, उसके बाद जब टॉप तक पहुंच जाएगा अगर वहां भी आग आ गई तो कहाँ जाएगा। सही। तो सारे रेप्टाइल, सारे जानवर, चाहे वो हिरन होने दीजिए, चाहे वो शेर होने दीजिए, चीता होने दीजिए, जो भी अगर उस आग में फंस गया मर जाएगा। तो हम लोग कभी कभी जब आग लग जाती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से वहाँ पर रिपोर्ट आती है कि फला जगह आग लगी हुई है, उस कोऑर्डिनेट पे पहुंचने में 1-2 दिन लग जाते हैं हमारे आदमियों को, इतना टफ ट्रेन होता है। लेकिन वहाँ पहुँचते हैं, पहुँच करके उसको आग बुझाते हैं। जहाँ पानी नहीं ले जा सकते वहाँ के ऊपर जो ओल्डन मेथड था कि जंगल उसकी पेड़ की डालियाँ तोड़ करके डालियों से उसको मार मार करके उसको बुझाते हैं। उससे काफ़ी लोग हमारे जख्मी हो जाते हैं, काफ़ी लोगों की चोटें लग जाती हैं, झुलस जाते हैं। तो इस तरह से करके हम लोग वाइल्ड लाइफ को और जंगलों को बचाते हैं। तो बहुत वेरियस ड्यूटीज होती हैं और एंजॉय करते हैं हम लोग जो सर्विस को। इलियास सर, आपके वक्त के लिए और आपके गाइडेंस के लिए हम बेहद मशकूर है। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। नाज़रीन, तो आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आई हैं। पहली बात हमने ये देखा कि फ़ॉरेस्ट की जो इम्पोर्टेंस है इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में, उसके ऊपर तफसील से हमारे गेस्ट ने, हमारे मेहमान ने रोशनी डाली। दूसरी बात, जो लॉज़ है जो गवर्न करते हैं फ़ॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, इसके वायलेशन के ऊपर जो सख्त सज़ाएँ हैं उसके ऊपर भी हमने बात की और हमें इससे बचना चाहिए। तीसरी बात, गेस्ट ने ये कहा कि जो बच्चे हैं उनको ये कमिटमेंट, ये उनकी एस्पिरेशन होनी चाहिए कि वो कम से कम 2 प्लांट्स लगाए और उसको अडॉप्ट कर, लगाए नहीं बल्कि अडॉप्ट कर ले। और जो आइडल हमारे लैंड्स है जहाँ पर जो है जहाँ लगाया जा सकता है उसको लगाए और फिर 10 साल 12 साल 15 साल जब भी आप यूज़ करना चाहें तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसको काट कर। फिर आखिर बात हमने ये भी देखी कि जो कोर्सेस है, जो करियर ऑप्शंस है, करियर पाथ है फ़ॉरेस्ट के अंदर, फ़ॉरेस्ट डोमेन के अंदर, ये बहुत वसी है। इसके अंदर बच्चे अपनी तरफ से एग्ज़ाम्स लिख सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं। राइट फ्रॉम द गार्ड पोस्ट से लेकर IAFS ऑफिसर तक आपको ओपनिंग्स हर साल खुलते हैं और आप इसके अंदर एनरोल हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह।